हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड एमसीक्यूज। आज का सेशन में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जे के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये हमारे स्पेशल सेशन का पार्ट नंबर 13 है। अगर इसके पहले के प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। स्पेसिफिकली एसएससी जे के पेपर 1 के एग्जामिनेशन के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि आपका पेपर कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। इसके पहले के हमने पावर सिस्टम से जो टॉपिक डिस्कस किया वो काफ़ी नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है। ओके, और वो सेशंस आपको जाके देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा उससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था। क्वेश्चन क्या है? द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ अ टू कॉइल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज इज 0.6 हेनरी एंड 0.1 हेनरी depending on the relative direction of the current in the coil. If one of the coil which is isolated has a self inductance of 0.2 Henry, then calculate the mutual inductance. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास सीरीज एडिटिव पोलैरिटी है, मान लो ये एक फर्स्ट कॉइल है और ये हमारा सेकंड कॉइल है, इसकी डॉट मार्किंग सीरीज एडिटिव है और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। ओके, ये L1 एंड दिस इज L2। ओके, तो इस केस में L इक्विवेलेंट अगर हम लोग 1 मान लेते तो वो हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। ओके, अगर हमारे पास सीरीज अपोजिट पोलैरिटी है तो उस केस में हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। मेरा फर्स्ट कॉइल हो गया, सेकंड, ये सीरीज अपोजिट हो गया। ठीक है, ये M इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, तो इस केस में L इक्विवेलेंट टू अगर हम लोग इसको मान लेते तो वो है हमारा L1 प्लस L2 प्लस, इसमें माइनस हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ M। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा माइनस ऑफ ट्वाइस M। ठीक है, तो M जो है हमारा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास में दो वैल्यूज़ गिवन है। L इक्विवेलेंट 1 है 0.6। ओके, L इक्विवेलेंट 1 जो है हमारे पास ये 0.6 है और L इक्विवेलेंट 2 है यहाँ पे हमारा 0.1 हेनरी। ठीक है, इसको L इक्विवेलेंट 2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और हमारे पास कितना है? L1 का वैल्यू है 0.2 हेनरी। ठीक है, अगर L1 का वैल्यू है ये हमारे पास 0.2 हेनरी, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो एडिटिव पोलैरिटी के लिए हमारे पास पहला जो इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? 0.6 इज इक्वल टू 0.2 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। ओके, और इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 0.1 इज इक्वल टू 0.2 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है। ओके, तो इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ L2 एज 0.15 हेनरी, और यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी पूछी थी? म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट मीन्स M का वैल्यू पूछा था, इस M का वैल्यू। ठीक है, तो M हो जाएगा हमारा 0.125 हेनरी। ओके, और इसका ऑप्शन C ये ऑप्शन करेक्ट था। ओके, और इसका करेक्ट आंसर हमें दिया है, उनका नाम है पूनम धनविजय, पंकज धाकड़, अंजलि कुमारी, आदिल हुसैन, नितेश कुमार, शिवांगी पटेल, दिबाकर रे, मंदार इससरे, हबीब के एंड विकास कालिया। ओके, सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। आपने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। ये हमने मैग्नेटिक सर्किट्स का जो हमारा पार्ट 12 था इसमें हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये जाके देखिएगा, ये सेशन आपने नहीं देखा होगा, और जो स्टूडेंट्स ने ये सारे सेशन यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट मेंशन किया या नहीं देखे होंगे तो उसको जाके प्लीज़ देखिएगा। कल ही मैंने एक एसएससी जे इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया पार्ट 2, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करा लिए, और कुछ दिन पहले हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन डिस्कस करा लिए थे। दैट मीन्स 23 जनवरी 2018 के जो 100 क्वेश्चन है हमने विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। उसकी जो लिंक है आपको कोचिफाई चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हो तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो एसएससी जे इलेक्ट्रिकल का महा मॉक टेस्ट है, इसको भी जाके देखना होगा। 4 आवर्स का सेशन है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में पेपर देखने को मिल सकता है इस बार। और इसमें जो मैंने करंट अफेयर्स डिस्कस किया, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए उस सेशन को जाके देखना ही होगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? इम्परफेक्शंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शन होने के कारण क्या क्या का उससे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, उससे क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर क्या उससे आउटकम हो सकता है? तो उसके कारण हो सकते हैं हमारा डिक्रीज मोबिलिटी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ इम्परफेक्शंस रहता है तो वो हमारे मोबिलिटी को डिक्रीज कराता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वी विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिलिकॉन इज। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी
of electrons in silicon is increases linearly with electric field at a low values of electric field and gradually saturates at a higher value of electric field. जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की सिलिकॉन के अंदर वो इंक्रीज होती है लीनियरली विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है वैसे ही वो इंक्रीज होती है लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और वो सैचुरेट हो जाती है हायर वैल्यूज पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, दैट मीन्स कुछ इसका इस तरीके से ग्राफ आता है, ये एक्स एक्सिस पे ई और ये हो गया हमारा वी डी, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज समवॉट सैचुरेटिंग। ओके, एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट मीन्स वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ई। ओके, एंड वी डी एन विल बी इक्वल्स टू म्यू एन इक्वल्स इनटू ई। ओके, तो दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन्स increases linearly with electric field at low values of electric field and gradually saturates at a higher value of electric field। हायर वैल्यू पे वो सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लीस्ट इन केस ऑफ। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप रहती है वो किस में कम रहती है? यहाँ पे माइके में रहती है, प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर इम्प्योर सिलिकॉन में। तो वो ध्यान में रखिएगा, इम्प्योर सिलिकॉन में ये कम रहती है। ओके, दैट मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप रहती है ये हमारी सबसे कम रहती है इम्प्योर सिलिकॉन में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सेमीकंडक्टर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। उसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दैट मीन्स ड्रिफ्ट इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। ओके, और इस केस में हम लोग मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी का भी कंसेप्ट। ओके, दैट मीन्स जैसे फास्ट हमारे पार्टिकल मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हमारी मोबिलिटी भी लार्ज रहेगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ ड्रिफ्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। when the electron breaks a covalent bond and moves away। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है और मूव होता है तो उस केस में एक वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स वैलेंसी इज क्रिएटेड इन द ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। जब हमारा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक वैलेंसी क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इन केस ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज। आपको ध्यान में रखना होगा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में जो आउटपुट वेवफॉर्म रहता है वो फेज शिफ्टेड रहता है 180 डिग्री से। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट तरीके से पूछे गए, बट आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। ओके, तो इनपुट और आउटपुट में उसका शिफ्ट रहता है 180 डिग्री से। ओके, दैट मीन्स इट ऑलवेज लैगिंग 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ये चार्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है, हर एग्जामिनेशन में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से टॉपिक पूछे जाते हैं। कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, उसमें इनपुट इम्पिडेंस कितना रहता है, आउटपुट इम्पिडेंस कितना रहता है। जैसे यहाँ पे हाई और लो, ये वैल्यूज आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, ये 4 वैल्यूज़। वोल्टेज गेन किस में ज़्यादा रहता है, कॉमन इमिटर में कितना रहता है, कॉमन कलेक्टर में। करंट गेन किस में ज़्यादा रहता है, और फेज शिफ्ट सबसे ज़्यादा रहती है तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में। ओके, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था सी। दैट मीन्स फेज शिफ्ट जो होती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, वो रहती है 180 डिग्री के कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में, ठीक है। कॉमन इमिटर टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जिसमें रहता है वो उसमें हमारी फेज शिफ्ट रहती है। तो इसी के कारण हमारा ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट इज़ इक्विवेलेंट टू। जब हमारा डायोड है, ठीक है, ये पी जंक्शन और ये एन जंक्शन, इसको हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इस केस में जो डायोड है हमारा ये फॉरवर्ड बायस रहता है, ठीक है। तो हमारा ये एज अ क्या रहता है, एज अ वर्क करता है वो क्लोज्ड स्विच। ओके, दैट मीन्स ये ऐसा हमारा क्लोज स्विच करके वर्क करता है। तो इट इज़ अ क्लोज स्विच, दैट मीन्स इट इज़ अ ऑन स्विच। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो, हाँ यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर ये रिवर्स बायस्ड है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये रिवर्स बायस्ड आता है तो ये ऑफ स्विच करके रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स अगर हमने पी एन जंक्शन को, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने पोलैरिटीज कनेक्ट कर दी तो वो ये रिवर्स बायस हो जाता है। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। In an amplifier, the maximum power transfer to the load resistance should be, maximum power transfer to the load resistance should be equal to the value of output impedance। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आउटपुट इंपेडेंस हो जाता है तभी हमारा जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ओके, ये हमने नेटवर्क थ्योरम्स में भी ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। सिमिलर है एम्पलीफायर के अंदर, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस आउटपुट इंपेडेंस से मैच हो जाता है, ठीक है, तभी जाके हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। इन एन एम्पलीफायर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट इंपेडेंस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द आउटपुट रेजिस्टेंस इन किलो ओम्स ऑफ अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस किलो ओम्स में कितना है, ठीक है, एंड द सर्किट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, तो वो रहता है हमारा, इसमें से ऑप्शन नन ऑफ दिस इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको चार्ट बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी हाई, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इट इज़ वेरी हाई इन ऑर्डर ऑफ 1 मेगा ओम्स में, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड करके रखी है क्योंकि कभी कभी ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और वोल्टेज गेन जो है वो लेस दैन यूनिटर रहता है और पावर गेन सबसे ज़्यादा हाई रहता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। और एक कौन से एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग कॉमन बेस यूज़ करते हैं, कॉमन इमीटर जो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं, और फॉर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग कॉमन कलेक्टर ये यूज़ करते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। द इम्प्योरिटी एडेड इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, 2 तरीके के सेमीकंडक्टर रहते हैं, एक तो इंट्रिंसिक रहते हैं जो प्योर रहते हैं और ये दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो उसके अंदर जब हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका ऑर्डर कितना है, तो वो रहता है 1 in a million। ओके, 1 in a million। ओके, जब हमारे सेमीकंडक्टर अंदर हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके ओके, और ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग को। ओके, और वो उसका जो ऑर्डर रहता है 1 in a million, 1 in a million ये हमारा ऑर्डर रहता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो वो हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसका ऑर्डर रहता है 1 in a million, 1 मिलियन में रहता है, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। द टाइप ऑफ सर्किट दैट डज नॉट नीड अ कपलिंग कैपेसिटर इज, कौन से सर्किट को कपलिंग कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो हमारे डबल, तो उसमें हमें ट्रांसफार्मर कपल्ड सर्किट को कपलिंग कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं रहती। दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की वो तो हमारी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहती है बट वो मैग्नेटिकली कपल्ड रहती है। ओके, दैट मीन्स द टाइप ऑफ सर्किट दैट डज नॉट नीड अ कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर हमें ट्रांसफार्मर कपल्ड सर्किट में ज़रूरी नहीं रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्किट दैट वुड बी यूज्ड फॉर 455 किलोहर्ट्ज़ एम्पलीफायर, 455 किलोहर्ट्ज़ के एम्पलीफायर के लिए हम लोग कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे, तो उस केस में हम लोग डबल ट्यून ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, और इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द डबल ट्यून एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन द 2 ट्यून सर्किट्स। ओके, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ कपलिंग gives the idea of amount of energy transferred between 2 tuned circuits. Okay, so circuits that would be used for 455 kilohertz amplifier is double tuned transformer. So now we will see the next question which is question number 13. The number of diodes required in a bridge rectifier is, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स लगते हैं, काफ़ी आसान सा सवाल है। ऑप्शन डी दैट मीन्स 4 नंबर ऑफ डायोड्स हमें लगते हैं। कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसका। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायोड कनेक्टेड रहते हैं ब्रिज में, ठीक है। अगर आपको डायग्राम्स नीट एंड क्लीन नहीं लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्योंकि मैं फास्ट पढ़ाने के चक्कर में आप एक रफ आइडिया आपको डायग्राम्स को ड्रॉ करा के बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे
इस तरीके से कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है करके, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, सो इसमें यहाँ पे लोड कनेक्टेड रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फुल ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर। तो इसमें हमें 4 डायोड की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर यहाँ पे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर रहता है तो उसमें हमें 2 यहाँ पे डायोड की रिक्वायरमेंट रहती है, और यहाँ पे हाफ वेव रहता है तो सिर्फ हमें एक सिंगल डायोड की रिक्वायरमेंट रहती है। काफ़ी आसान सा सवाल था इसमें। और इसमें जो एवरेज डीसी वोल्टेज, आरएमएस करंट और पीक इनवर्स वोल्टेज के जो वैल्यूज़ है वो ध्यान में रखने होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एवरेज डीसी वोल्टेज, ठीक है, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे हाफ वेव है फर्स्ट वाला ये, ठीक है, सेकंड आपका ये सेंटर टाइप है, सीटी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, थर्ड आपका ये ब्रिज टाइप, ओके, 4 ब्रिज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एवरेज डीसी वोल्टेज जो रहता है इसमें वो रहता है हमारा Vm/π। ओके, Vm/π। और सेंटर टाइप में हमारा रहता है ट्वाइस Vm/π। और फुल ब्रिज में 4 जिसमें हमारे पास डायोड रखते हैं, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में, उसमें भी ट्वाइस Vm/π रहता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, आपको एक्सेप्शन कितना ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान में रखना क्या। ओके, Vm/π ये सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आई चेंज द कलर सो दैट यू वोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, क्योंकि ये इसके ऊपर काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहता है। ठीक है, आरएमएस करंट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, आरएमएस करंट कैसा रहता है, IRMS वो रहता है Im/2 हाफ वेव में, Im/√2 सेंटर टाइप में रहता है, और Im/√2 भी हमारा ब्रिज टाइप में रहता है। ओके, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ Im/2 ये हाफ वेव के लिए ध्यान में रखना होगा। Im/√2 सेंटर टाइप और ब्रिज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ये रेक्टिफायर्स के लिए वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो रहेगा हमारा VM ही रहेगा। ठीक है, हाफ वेव की कंडीशन में। ओके, ट्वाइस ऑफ VM हमारा सेंटर टाइप के लिए रहेगा, और VM जो है सिर्फ हमारा ब्रिज टाइप के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ VM ये सेंटर टाइप के लिए रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द फ्यू कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू द रेक्टिफायर्स। ओके, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करके चलिएगा। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सेशन आपके एग्जामिनेशन से पहले एक ऐसा फॉर्मूला बेस्ड सेशन प्रोवाइड करा दो जिससे आपको ये सारे जो वैल्यूज़ रहते हैं जो 100% डेफिनेटली पूछे जाते हैं वो आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूँ एक ही सेशन के अंदर। ठीक है, सो अभी इसका फिलहाल मैं आंसर था ऑप्शन डी। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। इन अ C दैट मीन्स कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ओके, VCC equals to 12 volts and the zero signal collector current is 1 milliampere. Determine the operating point when the collector load RC is 6 kilo ohms. ठीक है, उस केस में हमें ऑपरेटिंग पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, तो जब हमारा कलेक्टर करंट रहेगा, कलेक्टर लोड का RC रहेगा 6 किलो ओम्स का। ठीक है, दैट मीन्स हमें VCE और यहाँ पे हमें IC का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ओके, VCE और हमें यहाँ पे IC का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, करेक्ट। तो VCC मतलब क्या होता है, VCC इक्वल्स टू VCE प्लस एडिशन ऑफ IC इंटू RC, कलेक्टर रेजिस्टेंस इंटू कलेक्टर करंट, ये हो गया फर्स्ट। एंड VCE विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, आई विल इरेज दिस, VCE विल बी इक्वल्स टू VCC माइनस सप्लाई वोल्टेज जो है हमारा 12 वोल्ट्स। ओके, VCE माइनस IC इंटू RC। ओके, तो VCC कितना है हमारे पास 12 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻, IC है 1 मिली एम्पियर्स। ओके, यहाँ पे मार्क करके रख रहा हूँ 1 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे जो RC का वैल्यू है वो है हमारे पास 6 किलो ओम्स का, तो 6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली अगर ये सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, +3 -3। ओके, और यहाँ पे 6 12 माइनस 6 विल बी 6 वोल्ट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए जो हमारा फर्स्ट वैल्यू जो आया VCE का, ये आया 6 वोल्ट्स का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड आउट करना होगा IC का वैल्यू। ठीक है, तो IC का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 मिली एम्पियर्स, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, IC का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर्स, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। फॉर थर्मोनिक एमिशन, यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से कौन सा करेक्ट होगा, अ मटेरियल विथ अ लो वर्क फंक्शन इज प्रेफरेबल। फॉर थर्मोनिक एमिशन अ मटेरियल विथ अ लो वर्क फंक्शन इज प्रेफरेबल। ओके,
जो हमें थर्मियोनिक मीटर को बनाने के लिए हमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत रहती है। सबसे पहला तो ये हो गया, इट शुड मटेरियल विद अ लो फंक्शन इज प्रेफरेबल। नेक्स्ट वन शुड बी, दैट मीन्स इट शुड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट शुड हैव अ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। We will see the next question, which is question number 16. The direction of arrow represent the direction of dash when the diode is forward biased. तो डायरेक्शन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो। ओके, जब हमारा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस रहता है। ओके, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो, ये हमें बताता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 17. For a full wave rectifier, a circuit shown in the figure, the diode that conducts when the positive half wave of a AC signal is applied. यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ वेव एक साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वेव हो गया हमारे नेगेटिव। ओके, इस केस में हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करता है? AC टू पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्योर AC टू पल्सेटिंग DC में हमारे कन्वर्ट करता है। ओके, इसको अगर हम लोग फिल्टर ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट में मिलता है, DC हमें जो मिलता है। ओके, तो इस केस में हमारे पास जो 4 डायोड कनेक्टेड है ब्रिज फैशन में, तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए, दैट मीन्स फॉर दिस साइकिल विच डायोड विल कंडक्ट इन द, ओके, तो उस केस में हमारे डायोड D1 और D2 ये कंडक्ट करेंगे। तो जो हमारा पॉजिटिव पाथ रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो प्लस साइकिल कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये वाला D4। ओके, तो हमारा जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, फ्रॉम लोड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, करेक्ट, ये मैंने जो पाथ बनाया है उसको ट्रेस करिएगा। ठीक है, ये होगा हमारे फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और नेगेटिव हाफ साइकिल लिए D4 और D3 ये कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18. The number of valence electrons of P and Si are respectively. The number of valence electrons of P and Si are 5 and 4. Okay. That means सिलिकॉन के थर्ड शेल में रहते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। ओके, दैट मीन्स इट हैज़ अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ओके, P दैट मीन्स फॉस्फोरस, Si मीन्स सिलिकॉन्स, तो 5 and 4 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, we will see the next question, which is question number 19. Pure metals have generally, प्योर मेटल्स की जनरली कंडक्टिविटी क्या रहती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहता है? तो ध्यान में रखिएगा, जो मैंने आपको NTC वर्सेस PTC का सेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर करी थी, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। प्योर मेटल की हाई कंडक्टिविटी रहती है और लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो रेजिस्टेंस है हमारे प्योर मेटल का वो भी इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। प्योर मेटल की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा रहती है क्योंकि कंडक्टर, उसके लिए हम लोग जो कंडक्टर रहते हैं उसी से तो बनाते हैं मेटल से। ठीक है, तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है दैट मीन्स वी कैन फ्लो करंट थ्रू ईजिली थ्रू इट। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. When a free electron is recaptured by a hole, a process is called as, ठीक है, जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिकैप्चर होता है होल से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिकैप्चर्ड बाय अ होल्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रिकैप्चर्ड बाय होल, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेशन. ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. अ होल इन द is the vacancy created when, a hole is a vacancy created when, होल हमारी एक वैकेंसी रहती है, ये कब क्रिएट होती है? जब एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक करता है कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. देखिए कॉन्सेप्ट्स काफ़ी बेसिक्स है लेकिन क्वेश्चंस का फ्रेमिंग किस तरीके से किया गया और यही आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है. इसलिए मैं आपको काफ़ी बार मेनली एम्फेसिस करके आपको बताता हूँ कि जो बेसिक्स है वो आप क्लियर करके चलिएगा. एग्जाम्स को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है. मैं अभी भी बता रहा हूँ, काफ़ी सारे जो एग्जामिनेशन हम लोग डिफ़िकल्ट लेवल पे सोच के ही हम लोग गिव अप कर देते हैं या फिर कभी कभार हम लोग डिफ़िकल्ट के चक्कर में बेसिक्स जो है वो फंडामेंटल्स हमारे क्लियर नहीं कर पाते. मैं आपको बता दूं,
बेसिक्स जितने आप क्लियर करोगे उसके ऊपर ही 100% आपका जो मेन फंडामेंटल्स रहते हैं उससे रिलेटेड जो आपके टेक्निकलिटीज़ रहती है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और मैं जिन स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करेगा, सो दैट आपको जो भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको क्विकली मिल सके। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 22। The threshold voltage of an N-channel enhancement MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor can be increased by threshold voltage N-channel enhancement type of MOSFET E-MOSFET का कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द चैनल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, हमारे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, इट लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इसको हम लोग बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। ये एक हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक मटेरियल है सेमीकंडक्टर, ठीक है। दैट मीन्स जब हम चाहते हैं तो उसको हम लोग कंडक्टर बना सकते हैं और जब हम लोग चाहते हैं इसको एज ए इंसुलेटर बना सकते हैं, ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स बाइसिंग, ठीक है, जिससे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से बायस करते हैं। बाइसिंग करना दैट मीन्स क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई करना एक स्पेसिफिक मैनर में। ओके, ये बात आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख लो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार बाइसिंग हमें ये लाइन्स में दिखता है जब हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो बाइसिंग इज व्हाट, नथिंग बट प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर वोल्टेज फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं बाइसिंग। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, नेचर रहता है सेमीकंडक्टर का, उससे से हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर की। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज ऑफ अ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड इज कॉल्ड एज, जो चेंज होता है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ये 2-4 चीज़, ये सेशन जो है हमने इसीलिए आपको बेसिक लाया क्योंकि काफ़ी बार हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देते, इसलिए मैंने आज के सेशन में ये सारी चीज़ें कवर किया, ठीक है। अगर आप एक और सेशन चाहते हो, जैसे कि हमने मैग्नेटिक सर्किट्स का लिया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। तो नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करता हूँ कि हम लोग सिम्बॉल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी कभी कभी आपको एसएससी में मैंने टिपिकली एनालिसिस किया कि आपको सिम्बॉल जो रहते हैं, आइडेंटिफाई द सिम्बॉल्स फॉर एन चैनल मॉसफेट, जो भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके सिम्बॉल्स आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक सिम्बॉल्स का सेशन ले लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सो दैट आई रिमेंबर दैट एंड आई विल गिव यू दैट सेशन। ओके, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सो दैट आफ्टर दिस सेशन आई विल रिकॉल ऑल ऑफ दिस कमेंट्स प्रोवाइडेड बाय यू, गिवन बाय यू, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द परफेक्ट सेशन फॉर दैट नीड। ओके, तो चेंज ऑफ अ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ VBE, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन बेस टू मीटर विल बी डिक्रीज्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस रहता है बेस इमीटर वोल्टेज का, वो रहता है -2 मिली वोल्ट पर केल्विन। ओके, ये आपको कभी कभी वैल्यू पूछी जा सकती है। ओके, दैट मीन्स VB इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, इसमें से कौन से इसमें लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो कि वो इंसुलेटर्स के अंदर ही रहते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्यों, इसीलिए हमारा इंसुलेटर से हमारा करंट फ्लो नहीं होता। ओके, कंडक्टर्स के अंदर हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Okay, we will see the next question, which is question number 27. An electronic circuit transistor is used for switching on and off a relay. When a transistor switches off the relay, a higher voltage appears across the transistor. How can a resistor protect it from that voltage? Okay, तो अगर हमारा रिले है, ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं स्विच ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, ठीक है। ओके, जब हमारा ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ रहता है तो हायर वोल्टेज उसके अक्रॉस में अपीयर हो जाता है, उस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस से। जो हायर वोल्टेज उसके ऑफ अक्रॉस रहता है तो उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और ट्रांजिस्टर को हमारे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं जब हमारे जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग डायोड पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं उस रिले के। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। The function of the emitter bypass capacitor in C amplifier,
इमीटर बाईपास कैपेसिटर हम लोग सी एम्पलीफायर के लिए किसके लिए यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए भी, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो फंक्शन ऑफ अ इमीटर बाईपास कैपेसिटर इज इन अ सी एम्पलीफायर इज व्हाट, ठीक है, टू प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर अ एसी सिग्नल, टू प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस पाथ फॉर एसी सिग्नल। तो हम लोग जो बाईपास कैपेसिटर यूज़ करते हैं सी एम्पलीफायर में, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में, इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर एसी सिग्नल। ओके, और ये बाईपास कैपेसिटर है हमारा ये C2, ठीक है। यहाँ पे सी एम्पलीफायर में जो हम लोग बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टर्स कनेक्ट है इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता उतना। ओके, एंड दैट इमीटर रेजिस्टर इज नॉट गुड फॉर एसी एम्पलीफिकेशन एज वेल। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। द सी एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज ऑफ, सी एम्पलीफायर कॉमनली इमीटर एम्पलीफायर हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ। यहाँ पे क्यों उसके हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसका वोल्टेज गेन या फिर उसका पावर गेन जो है वो ज़्यादा है। ओके, दैट मीन्स इट हैज़ अ मोर पावर गेन। ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो पावर गेन हमारा काफ़ी हाई है इन केस ऑफ अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो विल से द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 4 रिलेशंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स के रिगार्डिंग करेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें बताते हैं कौन सा करंट हमारा ज़्यादा रहता है। तो हमारा आई करंट जो है वो इमीटर करंट ज़्यादा रहता है कलेक्टर करंट से, और वो कलेक्टर करंट ज़्यादा रहता है बेस करंट से, करेक्ट। अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया, यहाँ से करंट आ रहा है आई ई, ओके, और ये हो गया हमारा आई सी, एंड दिस इज आई बी। ओके, दैट मीन्स इमीटर करंट इज ग्रेटर दैन कलेक्टर करंट एंड विच इज़ ग्रेटर दैन बेस करंट। तो हमारा जो ऑप्शन डी है इस केस में ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था ये। अगर आपको एक और सेशन चाहिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन है, आपको इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और ध्यान में रखिएगा, आई विल कंसिडर ओनली 10 स्टूडेंट्स, बट आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई _ को फॉलो करें। हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे कोचिफाई चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।